जब आपके सामने एसएसटी की 4 बुक होती है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, 19 चैप्टर्स हैं, इतने सारे नाम होते हैं और इतनी सारी डेट्स होती है, तो कैसा लगता है ईमानदारी से बताओ। और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि बेटा एसएसटी तो रटने वाला सब्जेक्ट है, जितनी बार पढ़ोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा, और हम रटते रहते हैं। लेकिन एक बार शांत दिमाग से सोचो और मुझे ये बताओ कि अगर एसएसटी सिर्फ रटने वाला खेल होता तो क्यों एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़कर भी 50 नंबर ही लाता है, और क्यों एक स्टूडेंट सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, स्मार्टली पढ़ता है, सही टेक्निक से पढ़ता है और 95% लाता है। सच्चाई आखिरकार ये है कि जब ये लाइन बाय लाइन आप चीजें रटते चले जाते हो ना, तो ये आपको एक परमानेंट मेमोरी नहीं देता है, एक टेम्पररी रैम देता है। और ये एग्जाम में जब चीजें याद नहीं होती है तो ये रैम जो है वो क्रैश हो जाती है। तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात कि यहाँ इशू बिल्कुल भी आपके हार्डवर्क या फिर आपकी मेहनत का है ही नहीं, यहाँ इशू आपकी पढ़ाई के आर्किटेक्ट का है। जब आप 19 चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हो, चिट्टी रोबोट बनने की कोशिश करते हो, तो ये ऑब्वियस है कि हम में से कोई भी चिट्टी रोबोट नहीं, और हम चीजें भूल जाएंगे, हमें चीजें याद नहीं रहती है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने मैक्स पोटेंशियल पे काम करके सारे चैप्टर्स, जो 19 चैप्टर्स, उन पर कैसे कमांड पा सकते हैं और 95% स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम वहां फेल क्यों कर रहे हैं, और फेल होने की वजह है सीबीएसई का एक ट्रैप। वो ट्रैप क्या है? ये एक ऐसा इल्यूजन है जो सीबीएसई ने क्रिएट किया है, जो कि इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है 4 बुक है, चारों बुक 20-20 नंबर का चारों बुक में से आना है, तो हमें लगता है कि चारों बुक में जितने जितने चैप्टर है सब में से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हकीकत ऐसी होती नहीं है। अगर आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फॉर श्योर होते हैं, जहां से क्वेश्चन रिपीट होना ही है। तो हमें उस इक्वालिटी के प्रिंसिपल में यहाँ विश्वास रखना ही नहीं है। हमें यह देखना है कि कौन सा सेगमेंट बाहुबली सेगमेंट है, हमें यह देखना है कि कहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपके सामने चार्ट आ रहा है जिसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से सवाल बनना ही बनना है, तो हम क्यों ना इन्हें ज्यादा टाइम दें। और ये क्वेश्चंस हमें क्या करेंगे, एक इजी एज दिलवाएंगे। लगभग कह सकते हैं 20 से 30 नंबर का पेपर हमें इन क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। पॉइंट ये है कि फिर हम डरते क्यों हैं? हम डरते इसलिए क्योंकि अभी भी एक मेजर सेगमेंट जो है पेपर का, वो हमें कवर करना है, और हम डे 1 से पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पर क्या ये जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर हमें यह पता हो कि हर चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलता है कि हर सेगमेंट में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और यह भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस चैप्टर से कहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो हमें पता है वहां से एक लॉन्ग आंसर बनना है। फॉर एग्जांपल, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाला चैप्टर है, तो हमें पता है कि वहां से यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन वाली जो कहानी है, गुजिपी मजीनी और बिस्मार्क जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, वहां से बड़े क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली हमें पता है कि ज्योग्राफी में 3 नंबर का मैप वर्क आना ही है, तो मैप एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सिविक्स की अगर बात करेंगे तो सिविक्स में हमें समझ में आता है पूरे चैप्टर्स जितने भी हैं सिविक्स के, तो उन चैप्टर्स में कहीं कहीं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स बताओ, तो इन एरियाज को हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बात आ रही है किस चीज की? इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पूरी थ्योरीज में कुछ एमसीक्यू सेट है कि इन टॉपिक से एमसीक्यू आना है, या फिर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लेक्चर्स में जो बताते चलता हूं क्या कि कुछ की एरियाज है जहां से बड़े क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में बड़ा थ्योरी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो इन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो दी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट चैप्टर को अगर उठा के देखोगे तो आपको पता चलता है क्या, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और ये क्वेश्चन आता है विद एग्जांपल। तो हमें ये लेयर्स पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, यहां तक मैंने जो आपको चीजें बताई वो बहुत जनरलिस्टिक थी, जो कि आपको पढ़ते समय ध्यान रखना होती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 हैक्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। पहला हैक है द नेटफ्लिक्स ड्रामा फ्रेमवर्क। मैंने इसको ये नाम क्यों दिया है? देखो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस की कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो आपको एक चीज समझना होगी कि अगर उसको आप बुक से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ते जाओगे, तो वो बोरिंग लगेगी। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। लेकिन अगर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को अगर आप ऐसे समझोगे कि पुराने समय की पॉलिटिकल गॉसिप है, उसे बस आपको बड़े इंटरेस्ट से एक स्टोरी की तरह समझना है। आपको कोई डेट्स पे ध्यान नहीं देखना है, आपको कोई डेट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल इवेंट्स फ्लो हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है कि पहले राजा था,
फिर राजा की मौत हो जाती है, फिर कोई और राजा बन जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से। तो इससे होगा क्या, इससे आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरह से एक मेमोरी के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाएगी। इनफैक्ट आपको ऐसे ध्यान रखना होगा कि विलेन कौन था, हीरो कौन था, किसने किसके खिलाफ साजिश करी, किसने किसको मारा और कौन किससे बच के निकला, तब मजा आएगा। तो कुल मिला के आपको बिस्मार्क की कहानी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी एक स्टोरी की तरह ही याद रखना है और हॉस्टल में अपने दोस्त को पकड़ के सुना भी देना है। तो आपने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर की कहानी किसी को सुना दी तो उसे भी मजा आ गया और आपको ये अच्छे से याद भी हो गया। आपको डेट्स के चक्कर में परेशान होना ही नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे डेट्स या स्टोरी, तो मैं कहूंगा स्टोरीज। डेट्स फॉलोज माय ब्रदर, डेट्स फॉलोज। दूसरा बड़ा हैक है कि जब आपने कहानी पूरी पढ़ ली, आपको समझ सब कुछ आ गया है, तो अब आपको उसे लिख लिख कर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, या फिर आपने पढ़ लिया और आपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लिया है, लेकिन जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे, आपको ये श्योरिटी नहीं आएगी कि आप एग्जाम रेडी हुए हो या नहीं। लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए और उन क्वेश्चन के आंसर आप खुद बैठकर टाइम लगाकर लिखो। डेली एक आंसर भी लिखोगे तो भी काम बन जाएगा। पर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कहां? तो जैसे आपको पता है क्या कि हम लोगों ने हमारी वन शॉट बुक निकाल दी है। ये वन शॉट बुक लाइव हो चुकी है। ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक कैसे, क्वेश्चन बैंक जो था मेन, जो मैंने 3 महीने पहले निकाला था, उससे अलग कैसे है। क्वेश्चन बैंक में आपको थ्योरी भी मिलेगी और क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन वन शॉट क्वेश्चन बैंक में आपको प्योर क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, पढ़ने के बाद में, स्टोरी को समझने के बाद में, कंसेप्ट को पक्का करने के बाद में ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। अभी ऑफर भी चल रहा है और ये एक अफोर्डेबल बुक है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करना और कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए आंसर्स लिखना शुरू करना। 95% सिक्योर करने के लिए हमने पहले कहानी समझ ली, क्वेश्चंस लिख के हमारे कंसेप्ट्स पक्के कर लिए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हमें ज्योग्राफी के चैप्टर्स में ये ध्यान नहीं होता है कि कौन सी चीज कहां है। तो थर्ड हैक जो है वो ये रहा। ज्योग्राफी में सबसे बड़ी शिकायत आपकी क्या होती है कि आपको ये सिर्फ रटना होता है कि एग्रीकल्चर चैप्टर में कौन सी क्रॉप कहां प्रोड्यूस होती है, स्टेट से याद कर लेता हूं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री कहां है, स्टेट से याद कर लेता हूं, और हम रटते चले जाते हैं। जब भी कोई चीज पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉटन अगर प्रोड्यूस हो रही है महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में, तो क्यों? क्योंकि कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए रहती है। अब चैप्टर 1 में जहां पे आपने सॉइल्स देखा है, तो सॉइल्स में आपको पता है कि महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में ब्लैक सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में कॉटन प्रोडक्शन कहां होगा, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में ज्यादा होगा। आपको चीजें कनेक्ट करना पड़ेगी। तो जब तक आप वाई नहीं याद करोगे, आपको चीजें रटते रहना पड़ेगी। सिमिलरली आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो झारखंड वाले रीजन में क्यों है, तो उसका वाई समझो कि वहां पर कोल और आयरन और एज ए रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। ये एक फैक्ट थ्योरी मैंने ऑब्जर्व करा है। इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि जब आपको कनेक्टिविटी नहीं बनती तो आप रट लेते हो कि मैप है, ये लोकेशन है, लेकिन उसके बीच में अगर एक बार लॉजिक लगा लोगे ना, तो चीजें सरल हो जाएगी। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये एक चीट कोड है और ये तभी इस्तेमाल करना जब फंस ही जाओ, जब आपको कुछ ध्यान ना आए एग्जाम हॉल में। कैसे ये काम करता है देखो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडिया, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्वेश्चन देखते से आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ ध्यान नहीं हो रहा है, हो जाता है कभी कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, तब आपको ये SPE टेक्निक का इस्तेमाल करना है। S स्टैंड्स फॉर सोशल, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एंड E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर, तो प्रिंट कल्चर का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, नया रीडिंग मटेरियल आ गया था। आप सिंपल एक क्वेश्चन को इन 3 SPE वाली हेडिंग्स में डिवाइड कर दे रहे हो, तो जब आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा तभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना। तो आप रैंडम पॉइंट लिख सकते हो चैप्टर से जुड़ा हुआ कि प्रिंट कल्चर का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था, कि नए लिटरेरी मटेरियल आ गए थे, लोग सोशल इश्यूज डिस्कस करना शुरू कर रहे थे। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा था कि प्रिंट कल्चर की मदद से नेशनलिस्ट लोग जो अपने मैसेज लोगों तक पहुंचा दे रहे थे। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा था कि प्रिंट कल्चर के आने से लोगों को रोजगार मिल गया होगा। तो आपने एक जनरलिस्टिक क्वेश्चन का जनरलिस्टिक आंसर दे दिया है, गिवन द फैक्ट कि आपको ध्यान नहीं आ रहा था कि इस 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो वो 0 से बेहतर होगा कि आप उस आंसर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे, विद अ रैशनल अटेम्प्ट करेंगे। इन 5 हैक्स को जानने के बाद में मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं, उन चैप्टर्स में आप एक तरीके से, एक हैक से, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में अपीयर कर पाएंगे। अब मुझे आप बताइए कि आपको और किन इश्यूज में प्रॉब्लम जाती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या कोई 5 हैक में से किसी हैक को आप फॉलो करते थे? और सबसे इंपॉर्टेंट कि आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ने के तो हैक्स निकाल लिए, लेकिन आंसर लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। एक बार नहीं, अनेक बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक आंसर रोज लिखोगे, गंदा आंसर लिखोगे, तो इवेंचुअली आप क्या करना शुरू करोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।